हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। एक्चुअल में टॉपिक का नाम उन्होंने दे के रखा है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, बट आपको जो लेक्चर्स अपलोड होंगे वो पॉलीमर केमिस्ट्री के नाम से ही होंगे। इतना बड़ा नाम मैं नहीं लिखने वाली। आज फर्स्ट लेक्चर था इसलिए ये इतना बड़ा टाइटल यहाँ पे दिया है। अदरवाइज़ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर एंड उसके भी आगे के लेक्चर्स आपको पॉलीमर केमिस्ट्री के नाम से ही वहाँ पे मिलेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, एक्चुअल में नेसेसिटी क्या है इतनी, पॉलीमर केमिस्ट्री जो है वो पढ़ने की नेसेसिटी क्या है। अब आप बोलोगे कि मैम ये बैकग्राउंड हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बिकॉज इसमें ही कुछ यूजेस जो है वो हाइड होते हैं, और वो जो यूजेस है वो अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर वही यूजेस अगर पूछे जाते हैं 1 मार्क के लिए तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको क्लिक नहीं होगा। एक सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ आपको कि पॉलीमर्स अगर हम देखें तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस आपको पॉलीमर्स के मिलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम योर डे, मतलब जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है, रात के सोते वक्त तक हम लोग इतने सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं कि उसमें पॉलीमर का वहाँ पे इंक्लूजन होता ही है। पॉलीमर वहाँ पे रहेगा ही 100%। अब जैसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल से छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन हो सकता है एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में मेंशन ना हो, बट मैं आपको एक जैसे टेक्स्ट बुक में जो भी दिया हुआ है वही आपको पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है, बट आपको नॉलेज तो भी होनी चाहिए। जैसे देखो हम लोग मतलब चॉकलेट्स खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, तो उसके जो रैपर्स होते हैं पॉलीमर के ही बने हुए रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एडवांस जो टेक्नोलॉजी की हम बात करें बायोलॉजिकल फील्ड में, तो आर्टिफिशियल हार्ट जो होता है वो भी वहाँ पे एक तरीके का एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री ही है। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंपल सा जब हम लोग कुछ कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं, कैप्सूल्स पता है आपको, टैबलेट्स और कैप्सूल्स में डिफरेंस होता है। कैप्सूल मतलब एक छोटा सा कवरिंग ऊपर होता है और उसके अंदर ना छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, टिपिकल एक मेडिसिन के। तो वो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का ऊपर का कवरिंग जो है वो भी एक तरीके का पॉलीमर ही है, बट वो डिज़ोल्व हो सकता है, इस तरीके का पॉलीमर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने यहाँ पे ली है, पॉलीथीन बैग्स जो हम यूज़ करते हैं, भले ही वो कम माइक्रॉन्स के हो, ज़्यादा माइक्रॉन्स के हो, बट अभी तक भी पॉलीमर में उसका बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन हमें दिखाई देता है। पॉलीइथाइलिन का मतलब जो पॉलीथीन बैग्स हम यूज़ करते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ये है। देन उसके बाद में प्लास्टिक्स के कुछ आर्टिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं। देन छोटे बच्चे जो टॉयज़ वगैरह यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर मटेरियल के बने होते हैं, वो भी पॉलीमर ही है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो किचन वेयर्स जो होते हैं कि मेलामाइन है, मेलामाइन के कुछ वहाँ पे क्रॉकरी सेट्स वगैरह मिलते हैं, वो भी वहाँ पे क्या है, पॉलीमर ही है। सो धीरे धीरे आपको यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पॉलीमर केमिस्ट्री को पढ़ना और पॉलीमर केमिस्ट्री को वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ याद रखना, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। बिकॉज पॉलीमर केमिस्ट्री एक जो है वो इतने एप्लीकेशंस के बाद एक हुआ है कि बिफोर सेवरल डिकेड्स एक्चुअली, कि एक ब्रांच ही वहाँ पे एक अलग से निकली है जहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री करके वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। एंड द ब्रांच एंड द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच और यू कैन से स्टडी इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर पॉलीमर केमिस्ट्री हैज़ वाइड एप्लीकेशंस इन टुडेज़ लाइफ। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर केमिस्ट्री जो है यहाँ पे दिया हुआ, आपको मतलब एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं। As far as this particular organic chemistry part is concerned, we are focusing on organic polymers in this particular chapter. यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो है उनका स्टडी ज़्यादा फोकस करने वाले। डजेंट मीन कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स वहाँ पे नहीं होते। इनऑर्गेनिक
पॉलीमर्स भी वहाँ पे होते हैं, बट वो पॉलीमर्स अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट, लाइक हम बोल सकते कि इतना छोटा सा पार्ट नहीं है वो। आपको ये जो टेक्स्ट बुक में भी जितना यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपका जो लेसन है पॉलीमर केमिस्ट्री का, इट इज़ एक्चुअली मतलब बहुत ही कम वहाँ पे दिया हुआ है। पॉलीमर केमिस्ट्री का अगर स्टडी करना है तो काफ़ी सारे साल वहाँ पे हमें देने पड़ते हैं टू हैव एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो पॉलीमर्स वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये बोलना यहाँ पे सीखेंगे कि डेफिनेशन जो है वो बोलना सीखेंगे। डेफिनेशन को कैसे लर्न करना है या डेफिनेशन को याद रखने का तरीका क्या है वो पहले हम लोग देखेंगे। पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स जायंट मैक्रोमोलेक्यूल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनका होता है। ये यहाँ पे है जायंट। जायंट मतलब क्या, हम बिग बोलते हैं, उससे भी जो बड़ा है वो जायंट है। और मैक्रो मोलिक्यूल्स है, मैक्रो मतलब बड़े बड़े मोलिक्यूल्स वहाँ पे है, वहाँ पे, ठीक है। सो मैक्रो मोलिक्यूल की तरह वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है। मेड फ्रॉम द रिपीटिंग यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर। अब यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि पॉलीमर किससे बना हुआ रहता है। पॉलीमर जो होता है वो मोनोमर से बना हुआ रहता है। एंड व्हाट इज़ मोनोमर एग्जैक्टली? मोनोमर इज़ नथिंग बट अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं बोलूँगी इट इज़ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके रिपीटिंग यूनिट्स जो होते हैं वो वहाँ पे पॉलीमर यूज होते हुए हम लोग उसका यूज़ करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हुए भी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था वहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँगी कि पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन क्या है आपका, वहाँ पे पॉलीमर है। पॉलीइथाइलिन आपका पॉलीमर है। बट पॉलीइथाइलिन प्रिपेयर होने के लिए कौन से यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं? हमने यूज़ किया है इथाइलिन वाला यूनिट। इथाइलिन मतलब जिसे हम इथीन करके भी बोलते हैं, अल्कीन का पार्ट है वो, एक अल्कीन का वहाँ पे ग्रुप का एक पार्ट है। तो ये जो इथीन है, इथाइलिन है, ठीक है, इथाइलिन के नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ क्या होते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं, एंड देन इट विल फॉर्म अ पॉलीमर विच वी कॉल इट एज अ पॉलीइथाइलिन, ठीक है। सो एक जस्ट एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया भी होगा टेक्स्ट बुक में, तो ये एग्जांपल बेटर है। सो यहाँ पे ये जो इथाइलिन है ये मोनोमर हुआ, और पॉलीमर कौन है फिर? पॉलीइथाइलिन ये पॉलीमर है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने दिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरलिंकिंग ऑफ मेनी यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट्स पॉलीमर। इंटरलिंकिंग ऑफ मेनी यूनिट्स, ये जो मेनी यूनिट्स यहाँ पे लिखे हैं ना, यही यूनिट्स होते हैं मोनोमर्स। इनको ही क्या कहा जाता है? मोनोमर्स कहा जाता है। मोनोमर्स जो होते हैं उनको अगर आप इंटरलिंक करते हो, बहुत से मोनोमर्स आप लेते हो और उसको इंटरलिंक करते हो तो आपको पॉलीमर मिलता है। मोलेकुलर मास जो है वो 10⁻³ to 10⁻⁷ डाल्टन, इतना मोलेकुलर मास होता है, बिकॉज दे आर सेड टू बी मैक्रो मोलिक्यूल्स। वो क्या है वहाँ पे? मैक्रो मोलिक्यूल्स है, माइक्रो नहीं है, छोटे छोटे नहीं है, मैक्रो मोलिक्यूल्स है। Organic and inorganic polymers both are present because in this chapter we are focusing on ऑर्गेनिक पॉलीमर। अब ऑर्गेनिक पॉलीमर हमने पहले भी पढ़े हैं, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर हमारा हुआ था, और मैंने ये भी आपको कहा था कि वहाँ पे आगे के चैप्टर में आप सिर्फ फिर से ये लाइन जो है वो रिपीट होगी कि कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है यहाँ पे? ये वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, और ये यहाँ पे पॉलीमर्स ही है। ये क्या है? यहाँ पे पॉलीमर्स ही है। देखो आप कार्बोहाइड्रेट भी अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन में होता क्या है? प्रोटीन इज़ अ मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड, मतलब अल्फ़ा अमीनो एसिड जो भी रहेंगे वो वहाँ पे मोनोमर रहेंगे, और प्रोटीन क्या रहेगा आपका? पॉलीमर रहेगा। स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है, वो भी नेचुरल पॉलीमर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, वो भी क्या है वहाँ पे? नेचुरल पॉलीमर्स है। ऑर्गेनिक पॉलीमर यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर मतलब ये नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये तो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स की बात हो रही थी जिनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा है हमने। बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिक पॉलीमर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो एग्जैक्टली आपका व्यू किस तरीके से होना चाहिए। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक पॉलीमर जब आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक पॉलीमर के टाइप्स
जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्लीकेशंस ऑफ दोज पॉलीमर्स। एप्लीकेशंस मतलब यूजेस जो होते हैं। अब एप्लीकेशंस उन्होंने दिया है तो वो इंडस्ट्रियल यूज़ भी हो सकता है, वो डेली लाइफ में यूज़ भी हो सकता है, जो भी है व्हाटएवर, बट वो एप्लीकेशन मतलब वहाँ पे किसका पार्ट है, वहाँ पे यूजेस का पार्ट है। सो यहाँ पे पॉलीमर्स जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये होता है पॉली और मर, दो जो यूनिट्स है यहाँ से वो वहाँ पे बनता है। पॉली मतलब क्या है, मेनी, और यहाँ पे मर मतलब क्या है, यूनिट्स। तो मेनी यूनिट्स जो होते हैं वो जब इंटरलिंक हो जाते हैं देन यू विल गेट अ पॉलीमर। ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मतलब देखा है। अदरवाइज़ पेज नंबर 322 पे डू यू नो करके एक बॉक्स में उन्होंने दिया हुआ है, वो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। वो पढ़ने का ही है, वो मैं यहाँ पे बताऊँगी भी तो भी आपको ध्यान में नहीं रहने वाला, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। वहाँ पे दिया हुआ है कि पॉलीमर केमिस्ट्री जो है वो कैसे इमर्ज हुई, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन है बेसिकली पॉलीमर केमिस्ट्री को एक अलग सी ब्रांच बनाने के लिए, नोबेल प्राइज़ विनर्स है वो, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है ये यहाँ पे दिए हैं। ज़रूरत नहीं है कि इस पे क्वेश्चन आपको आ सके, अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं कि डिस्कवरीज़ वगैरह उन पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते ज़्यादातर, बट पता नहीं है कि यहाँ पे अगर आ भी जाए तो 1 मार्क का क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। बट डू यू नो मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो है वो अगर समझ में नहीं आया आपको, सो फॉरगेट अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स नहीं कर पाओगे, किसी भी पॉलीमर को उन्होंने आपके सामने रखा और पूछा आपको कि चलो यहाँ से मोनोमर कौन से है वो बताओ, ये भी क्वेश्चन आपके बस के बात नहीं होगी अगर ये क्लासिफिकेशन पे आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है वो कोई एक क्राइटेरिया या एक पॉइंट के बेसिस पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन नहीं होता। वी हैव नंबर ऑफ क्राइटेरियाज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, आउट ऑफ विच हियर they have mentioned 5 to 6 criterias of polymer classification। मतलब ये होगा कि एक क्राइटेरिया दिया होगा आपको, उसके बेसिस पे पॉलीमर के कितने टाइप्स आते हैं वो है, फिर दूसरा क्राइटेरिया उसके बेसिस पे पॉलीमर के कितने टाइप्स आते हैं वो देखना पड़ेगा, तीसरा क्राइटेरिया उसके बेसिस पे पॉलीमर के कितने टाइप्स आते हैं वो। दो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ theoretical plus you will have reactions, you will have organic equations in this particular फॉर्मेट, ठीक है। सो ये हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट अस बिगिन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। सी ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स इतने सारे क्राइटेरिया पे हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 ये क्राइटेरियाज है कि जिसके बेसिस पे पॉलीमर्स जो है वो क्लासीफाई हो सकते हैं। पहले तो बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से मिल रहा है वो, बेस्ड ऑन सोर्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, जो पॉलीमर बन रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे वहाँ पे होता है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आप बोलोगे कि मैम ये तो रिएक्शन एक ही होगी पॉलीमराइजेशन की, ऐसा नहीं है। पॉलीमराइजेशन के मोड मतलब पॉलीमराइजेशन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, वहाँ पे होमोपॉलीमर्स होते हैं, हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। वो किस पर्टिकुलर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से फॉर्म हुआ है वो पर्टिकुलर पॉलीमर, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस, मोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं, जो भी पॉलीमर वहाँ पे बना है उसके मोलिकुलर फोर्सेस वहाँ पे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके बेसिस पे उसका इलास्टिक नेचर, नॉन इलास्टिक नेचर हम लोग डिसाइड करते हैं। बेस्ड ऑन मोनोमर्स एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी,
मोनोमर आपने कौन सा यूज़ किया है। बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब क्या है, यहाँ पे जो मोनोमर जो पॉलीमर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, मतलब नेचुरली वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उस बेसिस पे भी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन होता है। सभी के सभी जो भी क्लासिफिकेशन अभी हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे, जितने भी मेंशन किए हैं मैंने, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ये कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के पूरे पार्ट्स वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताऊँगी, यहाँ पे लिखूँगी, वो हर एक पॉइंट आपके काम का रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन पार्ट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन पार्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया अभी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन पार्ट में लेट अस डिस्कस विद द बेस्ड ऑन सोर्स। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स मतलब पॉलीमर जो है वो कहाँ से मिल रहा है, क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या है एग्जैक्टली, तो बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, फर्स्ट है वहाँ पे नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल में दो पार्ट्स और आते हैं नेचुरल में, प्लांट पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है उसमें यही है, और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है वो क्या होते हैं। जनरली ये जो दो है, बी और सी वाला जो है, उसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन करते हैं, वो मैं आपको क्लियर आउट कर देती हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, सो यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल पॉलीमर नाम से समझ में आ रहा है कि पॉलीमर्स which are मतलब derived from nature, you can say polymers which are getting from nature, those polymers are said to be natural polymer. So natural polymer फिर दो टाइप्स के हो सकते हैं ना। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं कि जो प्लांट से मिल रहे हैं हमें, कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं कि जो एनिमल से हमें मिल रहे हैं। इसलिए नेचुरल पॉलीमर में फिर दो कैटेगरीज बनती है, एक है प्लांट पॉलीमर और दूसरा है एनिमल पॉलीमर। सो प्लांट पॉलीमर क्या है, यहाँ पे ओरिजिन क्या है। प्लांट पॉलीमर इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से वो हमें मिल रहा है। एग्जाम्पल कॉटन है, जैसे कॉटन का जो प्लांट होता है वहाँ से हम कॉटन प्रिपेयर कर सकते हैं। लिनन है, लिनन फैब्रिक आपने सुना होगा। तो फ्लेक्स प्लांट जो होता है, FLAX, फ्लेक्स प्लांट जो होता है, वहाँ से ये लिनन जो है ये फैब्रिक बनाया जाता है। नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर जो रबर ट्री जो होता है उसका लैटेक्स, मतलब उससे एक पर्टिकुलर वाइट कलर का डिस्चार्ज बाहर निकलता है, उसे लैटेक्स कहा जाता है। वो जो डिस्चार्ज है वो लेके हम नेचुरल रबर को प्रिपेयर करते हैं। सो यहाँ पे कहीं भी नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं, वो एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, नेचुरल पॉलीमर जो है वो प्रिपेयर करने के लिए हम कहीं भी बाहर से कोई केमिकल वहाँ पे ऐड नहीं करते। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ों को ही क्या करना है, आपको सिर्फ मोल्ड आउट करना है, स्ट्रेच करना है, वॉट एवर इट में बी, बट वो नेचुरल चीज़ें ही वहाँ पे रहेगी। कोई भी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या केमिकल मटेरियल उस पर एडअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, एनिमल पॉलीमर क्या है। एनिमल पॉलीमर तो बहुत ही सिंपल है। वुल, जैसे शीप के ऊपर जो हेयर होते हैं उससे हम लोग वहाँ पे वुल निकाल सकते हैं। उसके बाद सिल्क है, सिल्क मतलब सेरिकल्चर, सिल्क मॉथ जो होते हैं, सिल्क मॉथ से वो जो ककून फॉर्म करते हैं, फिर वो बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, देन बहुत सी प्रोसीजर है वो, बट बेसिकली सिल्क मॉथ्स जो होते हैं, और सिल्क मॉथ से हम लोग सिल्क का प्रिपरेशन करते हैं, जिस पर्टिकुलर बिजनेस को सेरिकल्चर कहा जाता है। ये है नेचुरल। यहाँ पे कहीं भी हमने कुछ भी केमिकल ऐड नहीं किए हैं वाइल प्रिपेयरिंग और वाइल शेपिंग दैट पर्टिकुलर नेचुरल पॉलीमर। ये है यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर ये होता है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, एग्जैक्टली दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। सिंथेटिक पॉलीमर में कोई भी नेचुरल चीज़ हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स होते हैं, वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन में क्या हो सकता है, पॉलीमराइजेशन में दो मोनोमर जो यूज़ करेंगे वो सेम भी हो सकते हैं, या दो डिफरेंट मोनोमर यूज़ हो सकते हैं, जिसे कोपॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। मतलब ये प्रोसीजर्स है, ये प्रोसीजर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मैन मेड पॉलीमर्स। वो मैन मेड पॉलीमर्स है, वो वहाँ पे नेचुरल चीज़ों से नहीं बनते।
आर्टिफिशियल ही वहाँ पे प्रिपेयर्ड होते हैं। केमिकल्स हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करके फिर वहाँ पे एक सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर होता है, टोटली 100% सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। सो यहाँ पे है टेरिलिन करके, नाइलॉन है, नियोप्रिन, इनके प्रिपरेशन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सो वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है। सो सिर्फ याद रखो कि टेरिलिन, नाइलॉन, नियोप्रिन, नियोप्रिन भी क्या है, आर्टिफिशियल रबर होता है, वो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, जिसे सिंथेटिक पॉलीमर वहाँ पे कहा जाएगा। Now we will be moving towards semi-synthetic polymer, which is confusing part to many students. I'm not talking about all the students, but ये होता है कि सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो। सिंथेटिक में क्या किया है उन्होंने, मैंने अभी कहा आपसे कि सिंथेटिक में कोई भी नेचुरल चीज़ वहाँ पे यूज़ नहीं की है या नेचुरल मटेरियल वहाँ पे यूज़ नहीं किया है। सिंथेटिक में उन्होंने टोटली केमिकल ही यूज़ किए हैं और मैनमेड मटेरियल वहाँ पे नहीं है, मतलब केमिकल्स वहाँ पे यूज़ किए हैं, केमिकल यूज़ करके ही उन्होंने सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर किया है। बट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में ऐसा नहीं होता। सेमी ये वर्ड वहाँ पे आया है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में क्या किया जाता है, नेचुरल बेस लिया जाता है, कुछ केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं एंड देन यू विल गेट योर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मैंने लिखा है ना, सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, विस्कस रेयॉन, क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन, ये जो है ये डेरिवेटिव्स है। कहाँ से मिल रही है, सेल्यूलोज आपको पहले लेना पड़ेगा। सेल्यूलोज क्या है फिर, सेल्यूलोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। मतलब क्या कि यहाँ पे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आपको टोटली आर्टिफिशियल भी नहीं है, टोटली नेचुरल भी नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल जो भी एक चीज़ होगी या नेचुरल मटेरियल होगा वो हम यूज़ करेंगे, बट सिर्फ वही नहीं होगा, नेचुरल बेस होगा हमारे पास, उसमें हम लोग कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे एंड जो भी मटेरियल वहाँ पे बनेगा वो होगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर्स, रीजनरेटेड फाइबर्स उनको कहा जाता है। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए हैं, और ये जो यहाँ पे राउंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं उनके यूजेस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजेस क्या है वहाँ पे, नॉन इन्फ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स जो होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल है, जैसे जनरली ये होता है कि फोटोग्राफिक फिल्म्स जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं। नॉन इन्फ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स जो होते हैं, सिनेमा फिल्म्स जो होते हैं, वर्निश पेंट वर्निशेस वगैरह जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को अच्छे से याद रखो, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दो, इसके यूजेस दो, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, वी आर यूजिंग नेचुरल मटेरियल and we just add up some chemicals into that natural material, and the product which we get is a semi synthetic polymer. For example, if we use cellulose, cellulose is a natural polymer, but with the use of cellulose we are preparing such kind of substances like cellulose acetate rayon, cellulose nitrate, viscous rayon, cupra ammonium रेयॉन, ये सब हम प्रिपेयर करते हैं और इसे ही कहा जाता है फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट जो भी पार्ट है वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है, बेस्ड ऑन सोर्स, ये पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया है। कितने पार्ट्स आते हैं यहाँ पे, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल में दो ओरिजिन हो सकते हैं, प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर, एग्जाम्पल और डेफिनेशंस याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सेम मोनोमर्स और को पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स, ये है बेसिकली, ये सिंथेटिक ही है, यहाँ पे कोई नेचुरल बेस आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो भी बहुत ही माइनर, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में वहाँ पे हो सकता है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को आप याद रख सकते हो कि नेचुरल मटेरियल प्लस केमिकल,
ये हम यूज़ करेंगे। नेचुरल मटेरियल वहाँ पे रहेगा, बेस रहेगा, एंड केमिकल्स हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ने पड़ेंगे, आपको खुद को लिखना पड़ेगा, तब जाके आप याद रख पाओगे। ये होने के बाद, लेक्चर होने के बाद तुरंत आपको रीडिंग करनी है, जितना भी पार्ट मैंने कवर अप किया है उतना। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर विच इज़ बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर पे जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है उनकी हम अब बात करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड पार्ट of classification or second category of classification which is based on structure. स्ट्रक्चर मतलब ये है बेसिकली कि मोनोमर्स से पॉलीमर बनता है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। मोनोमर से पॉलीमर बनता है मतलब ये चीज़ है यहाँ पे कि मोनोमर्स जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो वो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अटैच हो रहे हैं वो डिसाइड करता है वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा पॉलीमर का। मतलब उसे कहा जाता है चेन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। मोनोमर एक दूसरे से किस तरीके से, किस पर्टिकुलर फैशन में अरेंज करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक करते हैं, उससे डिपेंड होता है आपका पर्टिकुलर पॉलीमर का स्ट्रक्चर, जिसे एक छोटे से वर्ड में चेन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। अब ये मोनोमर जो होते हैं ये डिफरेंट फैशन में क्यों एक ऐसे इंटरलिंक करते हैं। मोनोमर है ना, तो एक स्ट्रेट वे में या ब्रांच में नहीं कर सकते क्या? ऐसा नहीं है। मोनोमर जो होते हैं, नेचर एंड लिंकिंग ऑफ मोनोमर, नेचर ऑफ लिंकिंग ऑफ मोनोमर इज़ बेस्ड ऑन द नेचर एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। मोनोमर जो भी आपने लिया है, एक जो छोटा यूनिट होता है, जो जिसे रिपीटिंग यूनिट कहा जाता है, जो एक दूसरे से लिंकअप होके पॉलीमर बनाता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कितने फंक्शनल ग्रुप है, और वो मोनोमर का नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, या अट्रैक्शन दूसरे की तरफ कैसे दिखा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि मोनोमर एक दूसरे से कैसे अटैच होने वाले हैं। सो ये है यहाँ पे 3 पार्ट्स उसमें से निकलते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। लीनियर और स्ट्रेट चेन में से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मे बी आपके कि लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है। लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर का मतलब यहाँ पे यही बनता है कि अगर देखो आपके पास क्या है, बाय फंक्शनल मोनोमर है या अल्कीन है। बाय फंक्शनल मोनोमर इसका मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप, बट वो दोनों तरफ अगर रहेंगे, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है कि जो पॉलीमर बनाते हैं, बट वो जो पर्टिकुलर मोनोमर है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो अगर पॉलीमर देंगे तो वो किस टाइप का पॉलीमर दे सकते हैं, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट है अल्कीन। अल्कीन जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो वो किस फैशन में अटैच होते हैं, वो फॉर्म करते हैं एक स्ट्रेट चेन वाला पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको कि ये है इथीन, इथीन का एग्जांपल, या आप उसे इथाइलिन बोलो। ये जो एक यूनिट है, ये एक यूनिट हमने लिया, बट इसके n यूनिट अगर आपने लिए तो वो एक पॉलीमर यहाँ पे प्रिपेयर करता है। तो कैसे प्रिपेयर करेगा वो पॉलीमर, आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर होगा। मतलब यहाँ पे यह करके आप n टाइम्स लिखोगे, CH2 CH2 CH2। ये रिपीटिंग यूनिट्स जो है ये एक दूसरे से अरेंज होंगे, बट किस पर्टिकुलर फैशन में अरेंज होंगे, स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे। स्ट्रेट चेन मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट ही रहनी चाहिए, वो ऐसे कर्व भी हो सकता है, बट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर जो होते हैं वो कहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे कि जो मोनोमर बाय फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं या मोनोमर अल्कीन फैमिली से अगर बिलोंग कर रहे हैं, तब आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट चेन पॉलीमर वहाँ पे मिलेगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड है, यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, इसमें बहुत ही सिंपल है कि अगर स्ट्रेट चेन है तो ये मैंने ऐसे दिखा है, स्ट्रेट चेन ऐसे भी हो सकते, ये पॉलीमर के तरफ, और ये पूरा आपका यहाँ पे क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्टली वहाँ पे वो अरेंज रहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, वॉल्यूम इसका थोड़ा कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ये जो पॉलीमर है इसे हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कहा जाता है।
ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर नाम से ही पता चल रहा है कि चेन होगी और कहीं तो भी ब्रांचिंग मिलेगा, ठीक है। तो मोनोमर, अगर ऐसे मोनोमर है कि विथ 3 फंक्शनल ग्रुप, 3 फंक्शनल ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट है, या तो फिर ऑलरेडी हैविंग साइड चेन, ऐसे अगर आपने लिया है कि जिसको ऑलरेडी एक साइड चेन वहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा मोनोमर अगर आपने लिया, या जो मोनोमर 3 फंक्शनल ग्रुप दिखा रहा है वो मोनोमर अगर आपने लिया, तो चांसेस बनते हैं कि आपको जो पॉलीमर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ब्रांच चेन पॉलीमर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो, ब्रांच चेन पॉलीमर की डेंसिटी हाई होगी लो होगी, ये थोड़ा सा लॉजिक लगा। यहाँ पे देखो मैंने कहा कि ये ब्रांचिंग है, ये यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे ना वो दूर दूर चले जाते हैं, वो जो चेन से वो दूर दूर चले जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। मतलब लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से, ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड मतलब क्या है, लीनियर ब्रांच एक दूसरे में इंटरवाइन करो, यू विल गेट अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर कहाँ पे, मतलब कौन बना सकता है, पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स जो होते हैं, पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं वहाँ पे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर वहाँ पे बनाते हैं। एग्जाम्पल है बैकेलाइट, मेलामाइन, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक में अगर वो डिलीटेड पोर्शन में रहेगा तो एक बार आपको देखना होगा, मैं बताऊंगी जैसे जैसे आगे आपका और ये लेसन आगे बढ़ेगा तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। बट सीधे से यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर मतलब क्या है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर हो रहा है, किस पे बेस्ड है वो होता है वहाँ पे मोनोमर के बेसिस पे। मोनोमर एक दूसरे से कैसे लिंकअप कर रहे हैं उसके बेसिस पे, जिसे चेन कन्फिग्रेशन कहा जाता है। चेन कन्फिग्रेशन अलग अलग क्यों होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो। चेन कन्फिग्रेशन अलग होने का एक ही वहाँ पे रीज़न है कि जो मोनोमर ऐसे है कि, मतलब मोनोमर अगर हम बात कर रहे हैं तो मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, मोनोमर का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस लिंक बनेगा या स्ट्रेट चेन बनेगा या ब्रांच बनेगा। ये 3 यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर को डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर। एग्जाम्पल दे दो, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर artificially prepared by polymerization of same monomers, 2 or more same monomer और 2 और more different monomer अगर लेते हैं तो वो कोपॉलीमराइजेशन से होगा। नेचुरल में क्या होता है, वी डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ केमिकल, आर्टिफिशियल केमिकल फॉर द प्रिपरेशन पर्पज़। सिंथेटिक में क्या होगा, सिंथेटिक में वी डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ नेचुरल मटेरियल फॉर द सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपरेशन। एंड एग्जाम्पल्स दो, दैट्स इट, ये यहाँ पे आपको देना है। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, लीनियर पॉलीमर जो होते हैं उसकी डेंसिटी हाई होती है या लो होती है, ब्रांच चेन पॉलीमर जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है या लो होती है। एक कॉमन सेंस लगाना होगा आपको, डेंसिटी और वॉल्यूम जो होते हैं आपको ये चीज़ पता है कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कहा है कि हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में बोल रही हूँ तो मतलब ये चेन से, ये स्ट्रेट चेन से ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो सकते हैं बिकॉज इनके बीच में ब्रांच नहीं है, गैप्स नहीं है, तो कॉम्पैक्टली अगर अरेंज है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब वॉल्यूम कम होगा। पॉलीइथाइलिन में क्या है, यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में ब्रांच चेन पॉलीमर। अब अगर मैंने कहा कि ब्रांच चेन है, चलो ये इस तरीके से है, ये है यहाँ पे ब्रांच चेन, आप खुद ही यहाँ पे सोचो कि ये 2 ही चेन यहाँ पे अरेंज हुए हैं और इतना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर लिया, वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी क्या होगी, कम होगी।
इसके बारे में पूछते भी नहीं है और सोचना भी नहीं है, बिकॉज क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, ऐसे ऐसे करके वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, मतलब लीनियर और ब्रांच इनको कंबाइन करके क्रॉस लिंक का स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रिपेयर होता है। सो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे ये जो पार्ट है ये मैं ख़त्म कर रही हूँ। आगे के पार्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन जो है उसको ही आगे तक बढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन को ही आगे तक हम लोग बढ़ाने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में हमारे 2 पार्ट्स हुए हैं, बेस्ड ऑन यू कैन से स्ट्रक्चर अभी हुआ एंड बेस्ड ऑन सोर्स हमारा हुआ है। उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पॉलीमर केमिस्ट्री का देखा था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स दे आर जायंट यू कैन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास उनका हाई होता है एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिपीटिंग यूनिट्स विच वी कॉल इट एज अ मोनोमर। ठीक है, पॉली मतलब क्या है, मेनी, मर मतलब क्या है, यूनिट्स। सो इंटरलिंकिंग ऑफ मेनी यूनिट्स विथ ईच अदर गिव राइज टू अ पॉलीमर, वो आपको क्या देता है वहाँ पे, पॉलीमर देता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ तक भी बताया है कि पॉलीमर केमिस्ट्री की अलग सी ब्रांच वहाँ पे क्यों निकली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही उसका इंक्लूड उनको क्यों नहीं किया, क्योंकि पॉलीमर केमिस्ट्री के जो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे जो वहाँ पे एप्लीकेशन से, और हम प्रिपरेशन बहुत से पॉलीमर का कर रहे थे, तो इससे ये हुआ है कि पॉलीमर केमिस्ट्री का एक अलग सही स्टडी करना यहाँ पे हमारे लिए क्या हुआ, एक वहाँ पे वही ऑप्शन रहा है। सो इसलिए पॉलीमर केमिस्ट्री को अलग से हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपके पास एक होमवर्क होगा, जितना पार्ट हुआ है, जितना क्लासिफिकेशन हुआ है उतना क्लासिफिकेशन बाय हार्ट अच्छे से करो, और ये नहीं हुआ तो आगे का प्रिपरेशन मेथड वगैरह मैं आपको नहीं समझा सकती, बिकॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्लासिफिकेशन जो हम लोग बोलते हैं ना कि यू हमसे हो जाएगा, बिकॉज क्लासिफिकेशन का पार्ट ऐसे होता है कि चलो एग्ज़ाम के पहले दिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे यू हैव टू फोकस वेरी वेल, आपको फोकस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, रीडिंग करो। अगेन थेरोटिकल पार्ट है तो रीडिंग करना तो मस्ट है। नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन फिर से कंटिन्यू होगा।